हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लूसेंट फिजिक्स में ऑलरेडी एक वीडियो मतलब 2 वीडियो करा चुके हैं और तीसरा वीडियो में हम लोग MCQ सीखे थे, तो प्रेशर कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में केवल हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वर्क से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं वर्क होता क्या है। तो देखिए, वर्क एक ऐसा फिजिकल एक्शन होता है जिसमें हम किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो हम बोलते हैं जो हमने वर्क किया। तो वर्क करने के लिए साइंस का अगर हम बात करेंगे तो 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बॉडी पर क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, फोर्स अगर लग रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब जाके वर्क होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो उस बॉडी पे हम बोलेंगे वर्क नहीं हुआ। तो बॉडी वर्क तभी करेगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा और उसका पोजीशन बदलेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क। वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं Fd cos थीटा। तो वर्क बराबर होगा Fs cos थीटा बोलिए तब, या इसी को वर्क बराबर हम लोग बोलते हैं Fd cos थीटा। जहाँ पे F होता है दोस्तों याद रखिएगा फोर्स, D होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। और cos थीटा का मतलब हो गया ये जो आप एंगल देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, उसके बीच जो थीटा है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, cos थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी वेक्टर होता है और वर्क भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो वर्क बराबर फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है। वर्क बराबर छोटा क्लास में F इंटू डी लिखा जाता है, जो कि पूरा सही नहीं है। पूरा फॉर्मूला क्या होगा, वर्क बराबर होगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, याद रखिएगा। तो F हो गया आपका फोर्स, D हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो थीटा आप देख रहे हैं यह हो गया एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा, याद रखिएगा बहुत मैंने आगे ये बहुत सारे चीज़ों को तय करेगा। क्लियर है। तो वर्क डन क्या है, यह प्रोडक्ट होता है फोर्स और किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और वहाँ पे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो वर्क हो गया आपका जूल में लेंगे। वर्क का जो ऐसा यूनिट होगा आगे हम लोग देखेंगे जूल होगा। एफ जो होगा फोर्स अप्लाइड हो गया, फोर्स आपका न्यूटन होगा ऐसा यूनिट। और एस जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका ऐसा यूनिट मीटर हो गया। और जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, उसको हम लोग किस में लेंगे, डिग्री में लेंगे। क्लियर है। तो वर्क बराबर हो गया आपका Fs cos थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करेगा जो वर्क आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा कि जीरो होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अगर आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है 1 मीटर होता है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाए और उस बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कहेंगे वो बॉडी कितना वर्क किया, तो 1 जूल वर्क किया। तो 1 जूल का मतलब है आपको फोर्स कितना लगाना है, फोर्स लगाना है आपको 1 न्यूटन, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 1 मीटर आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस बॉडी ने कितना काम किया, 1 जूल काम किया। तो 1 जूल होता है अमाउंट ऑफ वर्क होता है कब, जब हम एक फोर्स मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तब, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे 1 जूल वर्क। तो 1 जूल वर्क जो हो गया 1 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है वो जूल होता है। ठीक है, बात समझे। और एनर्जी का भी यही होता है। तो एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है सेम होता है। तो यहाँ पे वर्क का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा, जिसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे। और इसी जूल कहते किसको है, तो याद रखिएगा 1 न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, F इंटू डी हो गया। ठीक है, cos थीटा का तो कोई यूनिट आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए F और D, F क्या हो गया आपका न्यूटन और D क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं जूल, याद रखिएगा। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट वर्क का क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, और इसी को क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। लेकिन CGS यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो वर्क का जो CGS यूनिट है वो कितना होगा, वो होगा आपका अर्ग। कितना होगा, अर्ग। और याद रखिएगा 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 का पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 का पावर 7 अर्ग। आप आसानी से निकाल भी सकते हैं।
ठीक है। अब 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ग कैसे आया, तो देखिए 1 जूल में क्या होता है, 1 जूल में होता है आपका, 1 जूल में हो गया आपका न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन में ये फोर्स है, ये आपका क्या है, लेंथ है। तो फोर्स को ले जाइए सीजीएस यूनिट में, तो न्यूटन ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। अब इसको सीजीएस में बदलेंगे तो डाइन आएगा। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है, तो 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा। और मीटर से सेंटीमीटर जाइए, क्योंकि सेंटीमीटर आपका सीजीएस यूनिट होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएगा तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 5, 10 का पावर 7 हो गया। इधर कितना आ गया, डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा, 1 जूल में कितना हो गया, 10 का पावर 7 अर्ग हो गया, इसको याद रखिएगा। अब वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा याद रखिएगा, वो क्या होगा, mL²T-2। ठीक है, mL का पावर 2 और T का पावर -2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क का। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वर्क का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो देखिए वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एंगल थीटा पे। ठीक है, तो देखिए अगर थीटा एंगल जो है अगर 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, कौन एंगल है, एक्यूट एंगल, याद रखिएगा। थीटा 90 से कम है मतलब एक्यूट एंगल है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। थीटा का मतलब याद रखिएगा, थीटा वह एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो थीटा अगर 90 आ गया तो इस केस में याद रखिएगा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, और जब थीटा का मान 90 से अधिक हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव वर्क डन मतलब जो थीटा होगा 90 से कम होगा, 0 वर्क डन मतलब थीटा 90 होगा, और निगेटिव वर्क डन मतलब थीटा 90 से अधिक होगा। ठीक है, तो फोर्स और डायरेक्शन अगर सेम होगा तो थीटा 90 से क्या होगा, कम होगा, और फोर्स और डी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 होगा, और फोर्स और डी, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, तो ये 3 केस आपको ध्यान रखना है। अब तीनों का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव वर्क। तो देखिए अभी हम लोग सीख चुके हैं, जब फोर्स और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे वर्क जो हुआ है पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो थीटा है, ये थीटा है, याद रखिएगा, ये थीटा जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और याद रखिएगा मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, सबसे अधिक वर्क कब होगा, जब थीटा आपका कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस केस में सबसे मैक्सिमम वर्क होगा, मतलब क्योंकि कॉस्ट 0 का मान, कॉस्ट जो 0 का मान होता है 1 होता है, इस केस में सबसे मैक्सिमम वर्क होगा। तो क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, तो याद रखिएगा जब थीटा 0 हो जाएगा तब, मतलब कॉस्ट थीटा का मान 1 हो जाएगा तब। अगला है निगेटिव वर्क डन। तो निगेटिव वर्क डन कब होगा, तो आपको बता चुके हैं, जब फोर्स और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे का, तो उस केस में जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, और उस केस में जो थीटा होगा याद रखिएगा 90 से अधिक होगा, मतलब 90 और 180 के बीच में होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिनिमम वर्क डन का बात करेंगे, सबसे कम का बात करेंगे, तो सबसे कम वर्क डन कब होगा, जब थीटा 180 हो जाएगा। तो थीटा का मान अगर 180 हो जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि कॉस 180 का जो मान होता है याद रखिएगा -1 होता है। तो कॉस 180 का मान -1 होता है, इसीलिए जब थीटा का मान 180 हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा जब थीटा का मान 0 से 90 होगा तब। ठीक है, निगेटिव वर्क डन होगा जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच में होगा तब, और मैक्सिमम वर्क डन होगा जब थीटा 0 होगा तब, और मिनिमम वर्क डन होगा जब थीटा का मान 180 होगा तब। अब हम लोग बात करेंगे 0 वर्क का। तो देखिए 0 वर्क अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर होता है आपका, ठीक है, मतलब वर्क डन बराबर क्या होता है, F S cos थीटा होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन चीज़ अगर जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। या तो एफ जीरो हो जाए मतलब फोर्स जीरो हो जाए, मतलब फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। या थीटा का मान अगर 90 हो जाता है तो कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं वर्क जीरो हो जाए तब भी वर्क जीरो होगा जब एफ जीरो होगा या एस जीरो होगा या थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहला केस देखिए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मान लीजिए किसी दीवार पे आप बहुत फोर्स लगा रहे हैं, बहुत उसको क्या कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं उस पर, ठीक है, मार रहे हैं, लेकिन वो दीवार तो खसकेगा नहीं क्योंकि दीवार तो बहुत मजबूत है। तो उस केस में क्या होगा, आप फोर्स तो दे रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, जो फोर्स लगा रहा है वो जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन फोर्स जीरो हो, ठीक है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कोई एक अगर जीरो हो जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे अगर कोई बैलून है एयर में उड़ रहा है तो देखिए अपने आप उड़ रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा केस देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में कितना भी काम कर लीजिए जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सर पर आप कितना भारी चीज़ ला लीजिए और खड़े रहिए, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन क्या होगा, जीरो हो गया। एक तो वो केस हो गया। दूसरा है जो सर पर बहुत भारी चीज़ रखे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आदमी अगर चलेगा भी ऐसे और ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी है उसके बीच में कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब जो कूली है या कोई भी आदमी अगर सर पर रखकर आगे बढ़ रहा है तो उस केस में वर्क डन जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह दूसरा केस याद रखिएगा, कोई भी प्लानेट हो या कोई भी सैटेलाइट हो, जब वो प्लानेट के चारों तरफ या सन के चारों तरफ घूमता है तो सन और उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और उसका फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों केस में जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है तब, या कोई भी सैटेलाइट अगर प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तब, या कोई भी कूली या कोई भी आदमी सर पर भारी सामान को रखकर अगर सीधा चल रहा है तो उस केस में भी जो वर्क डन होगा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो क्या बना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ पे वर्क से रिलेटेड आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आगे हम लोग वीडियो में वर्क के बाद हम लोग पावर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।